नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। खोदा पहाड़ निकला 12,500। जी हां, ये इसलिए क्योंकि जो टैक्स रिबेट मिडिल क्लास को दिया जा रहा है उसका आंकड़ा लगभग इतना ही बैठता है। 5 लाख तक अगर आपका इनकम है तो 10% के बजाय अब आप 5% टैक्स ही देंगे, आधा कर दिया गया है। लेकिन नेट फायदा पॉकेट में कितना बचा? 12,500। और इसीलिए हम करेंगे चर्चा कि क्या जिस देश की जनता ने प्रधानमंत्री का साथ दिया, नोटबंदी के फैसले में कतार में खड़े होकर पैसे निकाले, उसकी उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है। इसी के साथ बड़ी तस्वीर, अर्थव्यवस्था में कैसे आई मंदी को फिर से जान फूंक कर आगे बढ़ाया जाए, क्या इन सब का ख्याल इस बजट में रखा गया है? क्या हुआ है सस्ता, क्या हुआ है महंगा, ये हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। इस बीच दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, शिक्षा मंत्री, हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ गए हैं, और सीपी जोशी जी, जनरल सेक्रेटरी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वक्त जाए किए बिना सबसे पहले प्रकाश जावड़ेकर जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि आज इससे पहले कि मैं शिक्षा में खास तौर पर क्या क्या किया गया है इन सवालों पर आऊं, प्रकाश जावड़ेकर जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि नोटबंदी के बाद लोगों की नजरें इस बजट पर इस नजरिए से थी कि हमें कुछ मिलेगा। आपको क्या लगता है सरकार ने ऐसा क्या किया है कि आप लोगों की इस उम्मीद पर खरे उतरे हैं? समाज के हर तबके के लिए, यानी गांव, गरीब, किसान, जवान, नौजवान, महिला, सीनियर, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, अल्पसंख्यक और आदिवासी, सबके लिए इस बजट में भरपूर दिया है। एक एक उदाहरण बताता हूं। किसान के लिए 5 साल में 2 गुना इनकम करने की काम की अच्छी अगली पहल आई है, हाँ। जिसमें 10 लाख करोड़ का ऋण मिलेगा और ऋण सस्ते दरों पर मिलेगा, तो ये बड़ी राहत है उसके लिए। गांव के लिए 4 लाख करोड़ रुपए आज पंचायत में डिवोल्यूशन के रूप में जाएंगे, तो गांव के काम वो खुद कर सकेंगे, दिल्ली से कार्यक्रम नहीं तय होगा, वो खुद तय करेंगे। ये लोकतंत्र का आविष्कार है। आज जो 73 किलोमीटर रोज प्रतिदिन होता है, पहले यूपीए के जमाने में होता था 73 किलोमीटर मैक्सिमम, हाँ। तो वो अब 133 किलोमीटर रोज प्रतिदिन नई सड़क बनेगी प्रधानमंत्री ग्रामीण इसमें। गरीबों के लिए 1 करोड़ घर आने वाले 3 साल में बनेंगे। उसके इस साल 30 लाख घर बनाने का उसमें रूपरेखा है, और उसके लिए सहूलत की दरों पर कर्जा भी है। हाँ। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, जो यूपीए ने कभी नहीं किया। वो तालाब भी होंगे, खेत के तालाब भी होंगे, और अच्छी ये उसका उपयोग होगा। नहीं, किसान के लिए सिंचाई भी है, बीमा भी है, मृदा कार्ड है, और बीमा का कितना एक साल में फैला हुआ। इस साल 1,41,000 करोड़ का बीमा हुआ है, और लोगों को पैसे मिल रहे हैं, इसलिए लोग खुद आके सामने कर रहे हैं। बीमा की रकम प्रीमियम किसान 10% भरता है, 90% सरकार भरती है। नौजवानों के लिए पेंशन का, वेपन्स का, मोर फैसिलिटीज और रिजर्वेशन तक की सीधी वारंट लेकर जाते थे, कतार में खड़े रहते थे, अब इंटरनेट से कर सकेंगे। नौजवानों के लिए एजुकेशन और स्किलिंग का काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर का, रिवर, रोड, रेल, इस सबके यातायात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3,96,000 करोड़ रुपए रखे। तो ये गरीब का बजट है। दलितों के 16,000 लोग स्टैंड अप में, उनको उद्योग जग बने हैं वो, और 39,000 करोड़ की प्रोविजन किया है, सबसे बड़ा। और आदिवासियों के लिए 31,800 करोड़ रुपए का प्रोविजन है। तो मुझे लगता है सभी तबकों का ख्याल किया है। ठीक है, मैं प्रकाश जी यही सवाल आपसे पूछना चाह रही हूं। फायदा है। एक सेकंड सर, ये सभी तबकों का ख्याल रखा गया है, हाँ। वो रोड मैप दिख गया था, गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित, और चुनाव पर नजर है या नहीं है वो अलग मुद्दा है, उसमें मैं नहीं उलझना चाहती हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि नोटबंदी के बाद लोगों की उम्मीद, प्रधानमंत्री का चेहरा आपके पीछे मुस्कुरा रहा है, क्या आम आदमी का चेहरा मुस्कुराएगा? क्योंकि ये लगभग वही प्लेटफॉर्म से इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन है, खास सेक्टर्स को एलोकेशन है, जो कि पिछली सरकारें करती रही हैं। नोटबंदी के बाद सर लोगों को एक उम्मीद थी कि कुछ बड़ा होगा, जिसको बिग टिकट कहते हैं, वैसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा है। इस पर मेरा सवाल है। मैं बताता हूं। पहले तो सरकार के, केंद्र सरकार में जो पूरा भ्रष्टाचार व्याप्त था, दलाली व्याप्त थी, वो खत्म हो गई। जो नैसर्गिक संसाधनों का नीलामी हमने कर दी, उससे पारदर्शिता आ गई।
एक क्रोनी कैपिटलिज्म पूरे जगह दिल्ली में होटल भरे रहते थे दलालों से, वो खत्म हो गया और डिस्क्रिमिनेशन और फेवरेटिज्म की नाम और निशान नहीं। तो ये एक लोगों को सुशासन ही चाहिए, लोगों को लूट नहीं चाहिए। और इसलिए जो आज डिमोनेटाइजेशन का परिणाम आप देख रही हो कि सरकार की आय बढ़ गई, करोड़ से मिलने वाली आय बढ़ गई 35% इस लास्ट तीसरे तिमाही में एडवांस टैक्स भरते समय 35% का उछाल आया। ये अचानक नहीं होता, लोगों को समझ में आने लगा कि बेईमानी से जिंदा रहना कठिन होगा, ईमानदारी से करके चैन से सो जाओ, ये हमने एस्टेब्लिश किया है। यही तो आम आदमी को चाहिए और उसी से तो कल्याण के लिए पैसा मिलेगा। ठीक है, सीपी जोशी जी आपके पास मैं आऊं उससे पहले एक आखिरी सवाल है। प्रकाश जी आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आप भी सीपी जोशी जी की बातों का जवाब दीजिएगा, लेकिन एक प्रकाश जी एक सवाल है, ये जो ईमानदारी और पारदर्शिता की बात हो रही है सर, सही मायने में तो हम और आप जानते हैं कि 20,000 तक अभी था कि आप कैश में दे सकते हैं, उससे ऊपर नहीं दे सकते हैं। मायावती जी की पार्टी जैसे कई पार्टियां हैं, बीएसपी जैसी, जो हर किसी को दिखाती हैं कि सारे ही 20,000 के नीचे देते हैं। तो इसमें कितने चोर रास्ते होते हैं सर, हमें पता है कि अब सारे ही दिखाएंगे 2-2 हज़ार का। असली कदम तो तब होगा ना सर जब आप पॉलिटिकल फंडिंग को आरटीआई के तहत लाएंगे। विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ आई वॉश है जो आज आपने पॉलिटिकल फंडिंग की बात की। नहीं, मैं मानता हूं कि चेक से देने की शुरुआत जब हुई तो एक पहला चरण हुआ, लेकिन चेक से देने में एक दिक्कत आने लगी कि किसने कौन से पार्टियों को कितना चेक दिया, किस कंपनी ने, ये समझता था। आज दिक्कत ये दूर की कि पारदर्शिता से बॉन्ड आएंगे, वो बॉन्ड चेक से या बैंक से ही खरीद कर सकोगे, कैश से नहीं। वो आपको डिजिटल वे में खरीद करना पड़ेगा या आपका अकाउंट को डेबिट करके करना पड़ेगा। तो वो आप बॉन्ड खरीदोगे सच्ची कमाई से, और बॉन्ड फिर जिस राजनीतिक दल को देना है वो दे सकते हो, और बॉन्ड 1 महीने के अंदर उन्होंने अपने खाते में जमा करना है, यानी ये ऐसा नहीं है छोड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा सुधार है। ठीक है, अब कुछ लोगों को दिक्कत होगी, जो नोटों के मालाएं डालने के आदी है उनको जरूर दिक्कत होगी, लेकिन अब नहीं चलेगा ये। ठीक है, सीपी जोशी जी, तमाम आपने उनके दावे सुने, कोई ऐसी कमजोर कड़ी आपको दिखाई देती है जो वो कह रहे हैं उसमें? और दूसरी बड़ी बात कि पॉलिटिकल फंडिंग में वो इसे एक बड़ा कदम बता रहे हैं, एक ऐसी चीज जो आपने नहीं की थी। किसी भी सरकार के 2.5 साल उसके मिड टर्म के इवोल्यूशन का समय होता है। 2014 में जिन मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए उसका इस बजट में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। आज आप ट्रेन के लिए हम ट्रेन चलाएंगे, इतने स्पीड की ट्रेन चलाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, विदेश से काला धन लाएंगे, वो मुद्दे तो सारे गौण हो गए। नोटबंदी के जो बात कही थी, उस नोटबंदी से लोगों में जो तकलीफ पैदा हुई, उस तकलीफ को दूर करने का लोगों की अपेक्षा थी कि बजट में कुछ घोषणा करेंगे। सारे देश के दुनिया के अर्थशास्त्री कह रहे थे कि नोटबंदी के कारण इस देश में जीडीपी कम होगी। अब तो इनके खुद के वित्तीय सलाहकार ने भी मान लिया कि जो इनका प्रोजेक्शन था, उस प्रोजेक्शन से 6.75 के करीब जीडीपी रहेगी। जब सरकार में आए थे तब अरुण जेटली जी ने कहा था कि हमारा एम 10% की जीडीपी का है। अब 2.5 साल बाद इनकी जीडीपी आज से 6.75 है, अगली बार का प्रोजेक्शन कर रहे हैं 6.75 के आसपास, 5 के आसपास कर रहे हैं। तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि 1% की जीडीपी कम होती है तो 1.50 लाख करोड़ रुपए इस देश की आमदनी में कम होते हैं। अब मुझे बताएं कि इस बजट में उन्होंने ऐसी कौन सी बात कही है जिन लोगों को तकलीफ थी उन लोगों को रिलीफ देने का काम किया है? खाली जगलरी ऑफ वर्ड्स का देने की बात करने का काम किया है, और लोगों को अगले 4-5 साल में इकोनॉमी कैसे रिवाइव करेगी इसके संबंध में भी कुछ नहीं कहा है। आर्थिक सर्वे में इनके खुद वित्त सलाहकार ने कहा है कि डिमोनेटाइजेशन का कितना इंपैक्ट तात्कालिक है, कितना दीर्घकालीन है, इसके बारे में हम आज की डेट में कुछ नहीं कह सकते हैं। जिस बजट की कोई भी सेंटिटी किसी स्टैंडर्ड स्टैटिक्स में नहीं है, उस बजट के बारे में हम समझते हैं कि सबको खुश करने का काम किया है। तो सब कुछ को खुश करने का काम तो 2014 में ही किया है इन्होंने। तो जुमले देकर जो लोगों को आशा जगाकर वोट लेना अलग बात है, नीति बनाकर देश का निर्माण करना बहुत कठिन काम है। अब 2.5 साल में इनको समझ में आ गया है कि जो कांग्रेस की सरकार की जो योजना थी उन योजना का ही लाभ उठा रहे हैं। एक ही उदाहरण प्रकाश जी से एक ही बात प्रकाश जी से पूछना चाहता हूं मैं, बताइए कि आधार जब कार्ड लगाया था तब कांग्रेस की सरकार ने लागू किया था, तब इनकी पार्टी के चेयरमैन थे जसवंत सिन्हा जी,
और उन्होंने कहा कि आधार कार्ड इस देश के हित में नहीं है। अब इनको समझ में आएगा आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है है। ये सब चीजें समझने की आवश्यकता है कि जब जब भी कांग्रेस पार्टी ने जो नीति बनाई है उन नीतियों के अनुसार ही देश चल सकता है। जुमले देकर लोगों की भावनाओं के आधार पर खेलकर सत्ता में आ सकता है। प्रकाश जावड़ेकर जी, एक सीधा सवाल है उनका, एक सेकंड सर, ठीक है जवाब लेते हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, एक सीधा सवाल है उनका, कहना है कि जुमले सुनाकर वोट लेना आसान है, नीति बनाकर देश का निर्माण कठिन है, वो नीति निर्माण नहीं दिखता है। देखो, मैंने जो पहले कहा, पूरी यूपीए की सरकार पूरी भ्रष्टाचार में समाप्त हो गई और कोयले का भ्रष्टाचार, हर चीज का भ्रष्टाचार, वो सब खत्म हुआ। अब ये कितना बड़ा काम है ये जनता को समझता है, कांग्रेस को नहीं समझेगा। अब आधार का जो आधार ले रहे हैं उसके बारे में उनको निराधार करना चाहता हूं कि आधार का जब यशवंत सिन्हा फाइनेंस कमेटी के अध्यक्ष थे तो उसमें कांग्रेस के भी सदस्य थे और उनकी रिकमेंडेशन जो आई वो सभी पार्टी के दलों की जो आशंकाएं थी वो सभी उसमें आई थी। हमने आधार में कितना परिवर्तन किया, नंदन नीलेकली से ही पूछो कि जो काम उस समय उसको लीगल आधार ही नहीं था आधार को, वो आधार हमने दे दिया। पहले आधार को निराधार किया था, अपने रखा था, हमने उसको आधार देकर मजबूत बनाया और आधार के कानून के बाद उसका इतना प्रचलन करके आज 110 करोड़ लोगों के हाथ में आधार कार्ड आ गए। तो ये जो कमाल है ये इम्प्लीमेंटेशन का है, हमारी विशेषता ही इम्प्लीमेंटेशन है। हम कोई देश का नाम, हमारे समय से भारत है, हिंदुस्तान है या इंडिया है, तो वो थोड़े ही बदलने का है। बदलना है किस तरीके से आप देश को चलाते हो, वो तरीका ही हमने बदल दिया और लोग देख रहे फर्क। रोजगार पे किसान को मैं वही बता रहा हूँ, किसान के मैं रोजगार दो बताता हूँ। ठीक है, किसान को आज तक बीमा मिलता था, वो बीमा वॉज नॉट फॉर किसान, इट वॉज फॉर बैंक्स, इट वॉज बैंक क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से केवल बैंक को जो लोन देती है बैंक उसकी चुका करने के लिए मिलता था। अब हमने तो खेत खलियान में भी बारिश आई तो उसका भी मुआवजा दे रहे। मराठवाड़ा से लेकर पिछले साल जहां जहां भी अकाल हुआ वहां किसानों को पहली दफा आजादी के बाद इतना मुआवजा मिला। खोदा पहाड़ निकले 12,500। हमारे साथ अब संबित पात्रा जी दरअसल जुड़ गए हैं, डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से। सीपी जोशी जी हमारे साथ हैं। सीपी जोशी जी, उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ उनके लिए धक्के की बात है जो पार्टियां पारदर्शिता नहीं चाहती हैं इलेक्शन फंडिंग में। मुझे लगता है और भी कई बातें थी जिस पर आपका रिएक्शन आना चाहिए। मैडम, इस सरकार ने जब सरकार बनी थी तब इन्होंने कहा कि हम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस करना चाहते हैं। अब 2.5 साल बाद आप स्वयं भी पता लगा लें कि ये सरकार मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस कर रही है या मैक्सिमम गवर्नमेंट और मिनिमम गवर्नेंस कर रही है। जब नोटबंदी का घोषणा की प्रधानमंत्री जी ने, तब क्या प्रधानमंत्री जी को ये तैयारी नहीं करनी थी कि जो एटीएम है उसमें 500 और 1000 के नोट जो रिकैलिब्रेट करने की जरूरत थी, उनका एंटिसिपेशन नहीं किया था? यहाँ से थोड़ा सा बजट पे आ जाना चाहिए मुझे लगता है। सर जोशी जी, ये बातें कई बार हम लोग कर चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि उन्होंने बताया कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर्स में या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में, एमएसएमई में सरकार ने बहुत पुश दिया है, वहीं से रोजगार पैदा होंगे। ये जो राहुल गांधी बार बार रोजगार की बात कर रहे हैं, डॉक्टर संबित पात्रा मैं आ रही हूँ आपके पास, ये जो बार बार रोजगार की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं, तो रोजगार कहीं अलग से नहीं, इसी जिस तरह से आप अलग अलग सेक्टर्स को पुश करेंगे वहीं से तो रोजगार पैदा होगा। सर मैम, आप जो कह रहे हैं रोजगार पैदा होगा, तो नोटबंदी का असर कहाँ हुआ? सबसे ज्यादा असर हुआ रियल एस्टेट पर। रियल एस्टेट का मतलब क्या है कि सीमेंट, रियल एस्टेट का मतलब क्या, आयरन, इनके कल कारखाने, उनमें जो काम करने वाला आदमी जिसको कैश पैसा मिल रहा हुआ, रिट्रेंचमेंट हुआ है, जो मजदूर काम कर रहा था उसका रिट्रेंचमेंट हुआ है। तो आप जो कह रहे हैं कि हम 2014 में आपने लोगों को आश्वस्त किया हम 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, और 2.5 साल बाद आपने स्थिति ऐसा पैदा कर दी कि जो लोग कैशलेस में, जो कैश में बिजनेस कर रहे थे, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे, वो सब अपने घर चले गए। तो ये समझाने की आवश्यकता है कि आपने जॉब का क्रिएट किया, आपका इंटेंट है, आप एलोकेशन करके लोगों को बताना चाहते हैं। आज आप कुछ इंसेंटिव दे रहे हैं रियल एस्टेट के अंतर्गत, तो आप समझते हैं कि कल से जॉब क्रिएट हो जाएंगे। रियल एस्टेट में जो स्थिति बनी हुई है, बैंक उनको एनपीओ हुआ, उनका पैसा नहीं दे रहा है। जब बैंक पैसा नहीं देगा तो रियल एस्टेट में जो मकान बने वो खाली पड़े हुए हैं। तो ये आप केवल मात्र ये बताएं कि 2.5 साल में आपने कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके अंतर्गत रोजगार पैदा होंगे? जवाब दीजिए संबित पात्रा। बता के बताना चाहते हैं रोजगार पैदा होंगे तो 2.5 साल पीछे क्या हुआ? जवाब दे दूंगा जी संबित पात्रा।
देखिए, सीपी जोशी जी का जो पहला प्रश्न था कि ये सरकार मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के नारे पे आई थी, उसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाते देखिए, पहले खुद राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया राजीव जी छोड़ते थे तो 20 पैसा गरीब के झोली तक पहुंचता था। मगर अभी खुद राष्ट्रपति महोदय ने परसों कल अपने अभिभाषण में पढ़ा और उन्होंने कहा कि डीबीटी के कारण 2 वर्षों में 36,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। ये किस लिए हुई? क्योंकि जो बिचौलिए पहले पैसे खा जाते थे, गरीबों के हक को लूट लेते थे, वो बिचौलियों से अब पैसा बच गया, अब डायरेक्टली खाते पे चला गया। तो हो गया ना, कम गवर्नेंस इंटरफियरेंस और डायरेक्ट बेनिफिट टू पीपल। दूसरा आपने कहा एम्प्लॉयमेंट। देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होता है? आपने रियल एस्टेट की बात कही। अंजना जी, आप ही के शो में रियल एस्टेट पे बैठ के हमने कितनी माथापच्ची की है कि ये जो रियल एस्टेट के लोग थे, ये घर बनाते थे और अपने जो कस्टमर है उसको किस प्रकार तंग करते थे, आपने पर्दाफाश खुद किया हुआ है। मैंने खुद उन शो में पार्टिसिपेट किया और बधाई भी दी है आज तक को कि किस प्रकार से कस्टमर्स का वो खून चूसते थे। मगर आज रियल एस्टेट बिल आया है, आज जो काले धन के ऊपर अटैक हुआ है, आप भी मानती हैं कि स्वाभाविक रूप से जो एक इन्फ्लेटेड प्राइसिंग किया हुआ था उसमें कमी आई है। दूसरी बड़ी बात एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर है। आप आज देखिए, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए 3,98,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया गया, उसमें करोड़ों युवक आएंगे। दूसरी बात, 3 करोड़ टॉयलेट बनी है। टॉयलेट बनेगा कैसे? कोई तो बनाएगा ना उसको, तो वहां एम्प्लॉयमेंट हुआ है। एमएसएमई को जो 50% का टैक्स छूट, जो 5% का टैक्स छूट दिया गया, 30 से 25% उसका टैक्स किया गया है। एमएसएमई 96% जो है कंपनीज कंट्री की एमएसएमई है, उनको बढ़ावा मिलेगा तो उनके अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट होगी। मुद्रा योजना को 122 लाख करोड़ से 244 लाख करोड़ का जंप मिला है। पिछला आंकड़ा जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में कल आया था, उसमें बड़ा स्पष्ट राष्ट्रपति ने कहा था कि मुद्रा योजना के अंतर्गत 2 लाख करोड़ का जो लोन है वो 5.6 करोड़ लोगों ने लिया था। आप देखिए कितने एंटरप्राइज खुले हैं। ठीक है, नहीं, तर्क दोनों तरफ से है, तर्क दोनों तरफ से है, और खास तौर पर एमएसएमई यानी जो मझौले और छोटे उद्योग हैं, उन सब में जान फूंकने की एक बहुत बड़ी चुनौती अभी देश के सामने है। ये सिर्फ किसी पार्टी, किसी सत्ताधारी पार्टी सरकार की बात नहीं है। सवाल ये है कि नोटबंदी के बाद आई मंदी से कैसे देश को आगे निकाला जाए। ये बड़ी चुनौती है, उस पर खरा उतरने के अलावा कोई विकल्प देश के सामने है नहीं। देखते रहिए आज तक।